बच्चों, मैं अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण का एक अंश है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत की विविधता में एकता के बारे में बताया है। हम यहाँ तक पढ़े थे कि भारत में यह प्रसिद्ध है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी हर कोस पर पानी बदलता है और चार कोस पर वाणी यानी बोली बदलती है। तो यहाँ पे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि हमारे देश में भाषाएं हैं, बोलियों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है, अनगिनत बोलियां हैं। आगे क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेखक क्या कहते हैं कि हमारे देश में केवल प्राकृतिक विभिन्नता, बोलियों की विभिन्नता, बोलियों की अनगिनत संख्या ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उन सभी धर्मों के मानने वाले हमारे भारत देश में भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जैसे बोलियों की गिनती नहीं की जा सकती है, उसी तरह से इन धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती नहीं की जा सकती है। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति जो भारत से भली भांति परिचित नहीं है, वह हमारे देश की विभिन्नता को देख करके यही कहेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जानता, विभिन्नता ही देखने में आएगी, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो हमारा भारत देश है, यदि ऊपर से देखा जाए तो यहाँ विभिन्नता ही विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इस विभिन्नता के पीछे एक एकता की भावना है, एक समता की भावना है, और यह उसी तरह से है, एकता की भावना, समता की भावना। जैसे रेशमी धागा अनेक रंगों की मणियों को या अनेक रंग के फूलों को पिरो करके एक माला बना देता है, और वह माला, वह हार स्वयं तो सुशोभित होता ही है, इसके साथ उसको धारण करने वालों के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। उसी तरह से यह हमारा भारत देश है। आगे क्या कहते हैं लेखक, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। लेखक क्या कहते हैं, यह एक कल्पना नहीं है, यह एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से, पिछले हजारों वर्षों से, और इसी विभिन्नता में एकता की भावना को लिए हुए यह हमारा भारत देश अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखा है। जैसे अनेक जलप्रपात यानी झरने और नदियाँ प्रवाहित होकर के संगम में जाकर के मिलकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी तरह से यह जो भारत में विभिन्नता है, चाहे वह प्राकृतिक हो, बोलियों की हो, भाषाओं की हो, वह सब ही क्या कही जाती है, भारतीय संस्कृति कही जाती है। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं,
और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही। यह जो हर राज्य की अपनी संस्कृति है उसको लेखक ने क्या माना, नदी। तो लेखक क्या कहते हैं, जैसे नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती हैं और सभी जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से हर राज्य में अलग अलग प्रकार के अन्न पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल फूल पैदा होते हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो जैसे अलग अलग स्थानों से प्रवाहित हुई अलग अलग विशेषताओं को लेकर के नदी जाकर के संगम में एक हो जाती है, अलग अलग किसी का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। उसी तरह से यह जो हर राज्य के हर भौगोलिक स्थिति की विभिन्नता है, वह एक भारतीय एकता में पिरो करके एक संगम में जा कर के एक भारतीय बन जाते हैं और सबका अलग अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। आगे लेखक क्या कहते हैं, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे। लेखक क्या कहते हैं, जैसे नदी में निर्मल, शुद्ध, शीतल जल प्रवाहित होता है और वह जल क्या देता है, हमें अमरता देता है। जल ही क्या है, जीवन है। तो आज हम भी यही चाहते हैं कि इसी तरह से जैसे नदियाँ अलग अलग जगह से उद्गम होकर के अलग अलग जगह से निकल कर के प्रवाहित होती रहती हैं और सबको जीवन देती रहती हैं, उसी तरह से यह जो हमारा भारत देश है वह ज़मानों के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि कवि इकबाल कह गए हैं, क्या कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, यानी अब तक हमारा नाम है, हमारा निशान है, हमारा अस्तित्व है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसी विशेषता है कि हमारा अस्तित्व नहीं मिट रहा है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, जबकि सदियों से दुश्मन हमारा दुश्मन रहा है। जमाने से हमारे दुश्मन रहे हैं। समय के अनुसार हमारे यहाँ बहुत से आक्रमण होते रहे, फिर भी हमारा भारत देश इसी विभिन्नता में एकता के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखे है। आगे लेखक क्या कहते हैं, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमारे जो भारत को अस्तित्व को बनाए रखने वाला, इस विभिन्नता में एकता को बनाए रखने वाला जो मूल स्रोत है वह क्या है, हमारी नैतिकता और हमारी आध्यात्मिकता। और यह जो है कभी कभी हमेशा तो अप्रत्यक्ष रूप में रहती है और कभी कभी प्रत्यक्ष होकर के हमारे सामने आती रहती है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। तो लेखक क्या कहते हैं, और यह जो हमारी नैतिकता और आध्यात्मिकता का स्रोत है, जो हमारे भारत की विभिन्नता को एकता में पिरोए हुए है, उसका प्रत्यक्ष रूप जो कभी कभी हमें दिखाई देता है वह उन महान विभूतियों के द्वारा, महामानवों के द्वारा दिखाई देता है, जो हमारे विचारों की संकीर्णताओं को, हमारी निराशा को हटा करके हमारे अंदर अमृत की याद दिलाते हैं, हमारे अंदर एक नया उत्साह डाल देते हैं, हमारे दिलों में फिर से एक उमंग जगा देते हैं। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेखक क्या कहते हैं, वह जो मूल तत्व है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने वाला है वह क्या है, सत्य और अहिंसा। यह सत्य और अहिंसा केवल हमारे देश के लिए आवश्यक नहीं है, यह मानव के लिए आवश्यक है, यह प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता।
जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। लेखक क्या कहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं। आपने सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र में प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा होगा। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। प्रजातंत्र, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। तो यहाँ पर क्या है? व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास कर सके और इसके साथ सामूहिक और सामाजिक एकता की भावना भी बनी रहे। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। लेखक क्या कहते हैं? व्यक्ति और समाज में टकराव हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, अपना विकास करना चाहता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का विकास, किसी व्यक्ति की उन्नति दूसरे के विकास में बाधक होती है तो क्या होगा? संघर्ष होगा। और उस संघर्ष को दूर करने के लिए हमारे अंदर क्या भावना होनी चाहिए? अहिंसा की भावना। यानी विचार विमर्श करके हम अपने उस संघर्ष को, अपने उस लड़ाई को दूर करें। और हिंसा के द्वारा करेंगे तो कभी भी हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा। इस तरह के लड़ाई झगड़े कभी कभी आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, टीवी पे भी समाचार में देखते होंगे कि सड़क के विवाद में, नाली के विवाद में, ज़मीन के विवाद में एक दूसरे की हत्याएं हो गई। तो यह हत्या क्या है? हिंसा। और यहाँ पे लेखक क्या करें? हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना है, और जब हम अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे तभी हमारी स्वतंत्रता, हमारा प्रजातंत्र वास्तव में प्रजातंत्र रह पाएगा। आगे लेके क्या कहते हैं? हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पे स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो हमारी संस्कृति है, यह जो हमारी पहचान है, उसका मूल आधार क्या है? अहिंसा। और जहाँ भी हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वहाँ पे अहिंसा सबसे पहले ऊपर आती है। अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। लेखक क्या कहते हैं? जो अहिंसा है वह कब आएगी? जब हमारे अंदर त्याग की भावना आएगी। जैसे मान लीजिए हम अपना घर बना रहे हैं, हमने थोड़ी सी 1 फीट जगह ज़्यादा ले ली और दूसरे की ले ली। दूसरा यदि हिंसा करने पे उतार हो जाएगा तो लड़ाई होगा। लेकिन अगर कहीं उसके अंदर त्याग की भावना है कि चलो ले लिया तो क्या हो गया, तो वहाँ पर ही क्या होगा? अहिंसा। लेकिन अगर त्याग नहीं है, स्वार्थ है, तो वह क्या है? हिंसा। और जो हम अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए ही हिंसा का सहारा लेते हैं। आगे लेके क्या कहते हैं? पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। लेखक क्या कहते हैं? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वह यह कहती है कि किसी भी चीज़ का भोग हमें त्याग के साथ ही करना है। वेदों में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो भी कुछ तुम्हें मिला है उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और व्यक्ति के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। लेखक क्या कहते हैं? जब हम त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे तभी हमारा आपस में टकराव नहीं होगा। न तो हम व्यक्तियों का आपस में होगा, न समाज के साथ होगा, न देश के बीच में विरोध होगा। और जहाँ पे त्याग नहीं है, जहाँ पे लोभ है, जहाँ पे स्वार्थ है, वहाँ पर हमेशा विरोध ही होता रहेगा। आगे लेखक क्या कहते हैं? हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। हमारी जो नैतिक चेतना है उसमें यही त्याग है, यही अहिंसा है।
और इसीलिए जो भिन्न भिन्न विचारधारा वाले भिन्न भिन्न धर्म आए हमारे देश में, आराम से उनका विकास हुआ, कहीं किसी का विरोध नहीं हुआ। भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। लेखक क्या कहते हैं, हमारी जो संस्कृति है वह किसी भी चीज़ का त्यागपूर्वक उपभोग करने की बात कहती है। इसीलिए जो भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय की, भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हमारे देश में आए, उन्हें हमने अपना लिया और अपनी सभ्यता और संस्कृति को उनमें मिलने दिया। और यह जो मिलन का भाव है, यह शक्ति के बल पे नहीं, तलवार के बल पे नहीं, बल्कि प्रेम के बल पे हमने स्थापित किया। दूसरों के हाथों और पैरों पे, घर और संपत्ति पे ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। लेखक क्या कहते हैं, जैसे दूसरे देश आक्रमण करके और बल के साथ, शक्ति के साथ उस देश को अपने में समाहित किए, अपने विचारों को बल के साथ, शक्ति के साथ थोपा, वह हमारी सभ्यता नहीं कहती है। हमारी सभ्यता यह कहती है कि किसी के ऊपर हमें जोर ज़बरदस्ती से अधिकार नहीं जमाना है, हमें अपना प्रभुत्व उसके ऊपर अपने प्रभाव से डालना है, उसके मन को जीतना है, उसके हृदय को जीतना है। और इसीलिए हमारा यह अस्तित्व बना हुआ है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं, जबकि आज हम अपनी उस नैतिक चेतना को पुराने समय की तरह अच्छी तरह से याद नहीं रखें, अर्थात वह नैतिकता हमारे अंदर पहले की तरह नहीं है। फिर भी जो आज हमारा अस्तित्व बना हुआ है वह उसी हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसका मूल आधार अहिंसा है, जिसका मूल आधार त्याग है, इसी के आधार पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा अस्तित्व आज भी बना हुआ है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।